गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सेट थ्योरी पढ़ेंगे। सेट थ्योरी का जो पहले डिफिनीशन है वो है सेट्स की। सेट क्या होता है? सबसे पहले मैं डिफिनीशन दे रहा हूं। बोला जाता है सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of objects ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? अगर तुम इस डिफिनीशन में देखो तो तीन कीवर्ड हैं। पहला कीवर्ड है वेल डिफाइंड, फिर है कलेक्शन और फिर एक लास्ट में एक कीवर्ड लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? एनीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, ये किसमें आ जाती है? ऑब्जेक्ट में। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन का मतलब होता है ग्रुप। और सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सेट की वो होती है सेट शुड बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है इसको समझना होगा। अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो वेल डिफाइंड का मतलब है कि एक ऐसी चीज जो सबके लिए एक जैसी हो। जैसे मान लीजिए मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं, एक मेरे पास कलेक्शन है रिवर्स इन इंडिया का। इस कलेक्शन में बहुत सारी इंडिया की जो रिवर्स हैं वो ऑलरेडी रखी हुई हैं। क्या मैं क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि गंगा इस कलेक्शन का पार्ट होना चाहिए, अमेजन और नाइल इस कलेक्शन का पार्ट नहीं होना चाहिए? तो अगर मैं क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाता हूं तो वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा और वो क्या बन जाएगा? सेट। अगर मैं क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूं तो वो क्या रहेगा? वो एक सिंपल कलेक्शन है, वो सेट नहीं है। वेल डिफाइंड की मीनिंग लिख देता हूं। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? गिवन एन ऑब्जेक्ट and a collection, it must be clear to identify whether object belongs to collection और डज नॉट। क्या बताया मैंने? मैंने बताया कि मेरे पास अगर एक कलेक्शन दिया हो और एक ऑब्जेक्ट दिया हो तो मैं क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाऊं कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। अगर मैं क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाता हूं तो वो कलेक्शन सेट बन जाएगा, अदरवाइज वो सेट नहीं होगा। एक एग्जांपल दिया था अभी मैंने, क्या दिया मैंने? रिवर्स इन इंडिया। जो इंडिया की रिवर्स हैं उनका कलेक्शन क्या है? ये कलेक्शन एक सेट है। जैसे अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लूं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20, तो 20 के प्राइम फैक्टर इस कलेक्शन में क्या क्या होगा? इस कलेक्शन में 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। इस कलेक्शन में 5 आएगा। मैं क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि 2 और 5 इस कलेक्शन का पार्ट होंगे, 7, 3 इस कलेक्शन का पार्ट नहीं होंगे। तो ये सब क्या है? ये सेट है। तो फिर सेट क्या नहीं है? एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक कलेक्शन है मेरे पास जिसमें 2 नाम लिखे हुए हैं। अमिताभ बच्चन और आमिर खान। मान लीजिए ये कलेक्शन है और मैं बोल रहा हूं कि ये कलेक्शन है किसका? बॉलीवुड बेस्ट एक्टर का। मान लीजिए मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है शाहरुख खान। तो क्या
शाहरुख खान इस कलेक्शन को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। किसी को लग सकता है कि शाहरुख खान बॉलीवुड के बेस्ट एक्टर का पार्ट होना चाहिए, कुछ को लग सकता है नहीं होना चाहिए। तो ये जो कलेक्शन है ये कलेक्शन सेट नहीं है, क्योंकि बेस्ट एक्टर की कोई वेल डिफाइंड डिफिनेशन नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ये सब्जेक्टिव इन नेचर है, ये वेरी करता है। तो ये जो है बॉलीवुड बेस्ट एक्टर, ये कलेक्शन है, ये सेट नहीं है। लेकिन रिवर्स इन इंडिया, प्राइम फैक्टर ऑफ 20, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों सेट होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक है सेट का कंसेप्ट। सेट्स के लिए कुछ नोटेशन यूज होते हैं, वो नोटेशन क्या है? सेट्स आर प्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट्स को मैं कैसे लिखता हूं? सेट्स को हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे, एलिमेंट्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स। एक चीज और बता देता हूं, सेट्स को कैपिटल लेटर में लिखना, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर में लिखना, ये सब गुड प्रैक्टिसेस हैं। ये कंपल्सन नहीं होता है, लेकिन ऐसा एक नोटेशन अगर हम बना के चलेंगे तो हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, उस चीज को समझना आसान होगा हमारे लिए, इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि हम सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे और एलिमेंट्स को हमेशा क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, कुछ कॉमन सेट्स ऑलरेडी डिफाइन किए जा चुके हैं, सबने सुने होंगे। वो कॉमन सेट्स क्या है, एक बार थोड़े से मैं रिवाइज कर देता हूँ। है तो बहुत सारे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात करते हैं। एन को हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन होता है। अगर कहीं पे z या i लिखा हुआ है तो ये क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर कहीं पे r लिखा हुआ है तो ये क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर कहीं पे r प्लस लिखा हुआ है तो ये क्या होता है? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। अगर कहीं पे q लिखा हुआ है तो q क्या होता है? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। If q complement is written, this is set of irrational numbers. इस तरीके के बहुत सारे सेट्स डिफाइन है। एक चीज और बता देता हूं, सबको पता होगा लेकिन फिर भी एक बार ध्यान दिला देता हूं कि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना निगेटिव होता है। जीरो से बड़े जितने नंबर होते हैं वो पॉजिटिव की कैटेगरी में आते हैं और जीरो से जितने छोटे नंबर होते हैं वो निगेटिव की कैटेगरी में आते हैं। जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये कुछ प्री डिफाइंड सेट है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। आगे इसमें चलते हैं। एक और चीज के बारे में बात करते हैं। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर ए सेट ए का एक एलिमेंट है तो हम लिखते हैं ए, एक सिंबल ये बनाते हैं, ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का। कैसे पढ़ते हैं? ए बिलोंग्स टू ए। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट बी है, वो सेट ए में नहीं है, तो हम कैसे लिखते हैं? बी डज नॉट बिलोंग टू ए। बिलोंग का सिंबल लेके उसको क्रॉस कर देते हैं। कैसे पढ़ा जाता है इसको? डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, ये कुछ चीजें बेसिक चीजें तो याद रखनी है सबको। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या है? सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, जिसमें पहला तरीका बोला जाता है रोस्टर फॉर्म।
इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, इसको हम लोग इन्यूमरेशन फॉर्म भी बोलते हैं। तो अगर मुझे किसी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए गाइडलाइन क्या होती है? गाइडलाइन ये होती है, एलिमेंट्स आर लिस्टेड सेपरेटेड विद कॉमास and then put it in curly braces। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अगर मुझे इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स का सेट लिखना है तो वॉवेल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इनको कॉमा से सेपरेट करके लिख दो और करली ब्रेसेस में लिख दो। तो ये क्या है? ये इस सेट की रोस्टर फॉर्म बोली जाती है, ये रोस्टर प्रेजेंटेशन है। और फिर एक मीनिंगफुल नेम को ये साइन कर दो इसको। तो यहाँ पे नोटिस करिए ये सेट की कैसी फॉर्म है? ये रोस्टर फॉर्म है। यहाँ पे कुछ और चीजें नोटिस करने वाली हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सेट वी को, और साथ में मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एक्स एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है सेट वी को। बिलोंग का एक एग्जांपल दे दिया यहीं पे मैंने। यहाँ पे दो चीजें और ध्यान में रखनी है। पहली चीज है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इमैटेरियल इन अ सेट। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि सेट में एलिमेंट किस ऑर्डर में लिखे हुए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है 3 2 1, एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है 2 1 3। तो ये जो तीनों सेट्स हैं क्या हैं? ये सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा एलिमेंट किस सीक्वेंस में लिखा हुआ है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है। एक और इसमें पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है? रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज ऑल्सो इमैटेरियल। मतलब किसी सेट में सेम एलिमेंट को दो दो बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए मैंने एक सेट 1 1 2 3 लिखा है तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं बोली जाती है। मुझे कैसे लिखना चाहिए इसको? मुझे इसको 1 2 3 लिखना चाहिए। किसी एलिमेंट को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ एक ही बार काउंट किया जाता है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में ये चीजें याद रखनी होती है। मान लीजिए मुझे लिखना है सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड। एक वर्ड है मेरे पास स्कूल। तो अगर मैं इसके लेटर्स का एक सेट बनाऊंगा, मान लीजिए उस सेट का नाम मैंने ए दे दिया है, तो उसमें क्या क्या आएगा? एस आएगा, सी आएगा, एच आएगा, ओ को एक ही बार लिखना है और एल आएगा। किसी भी सीक्वेंस में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कभी भी डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, कभी भी एक सेम एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए मैंने एलिमेंट्स को कैपिटल लेटर में लिखा है क्योंकि मैंने बताया था कि एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर में लिखना है, एक अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन कंपल्सन नहीं है। ठीक है, तो ये इसके सारे एलिमेंट्स का मैंने एक सेट बना दिया है। तो होपफुली सबको रोस्टर फॉर्म का लॉजिक समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल देता हूँ रोस्टर फॉर्म में लिखने का। मान लीजिए मेरे को लिखना है प्राइम नंबर्स, एक सेकेंड एग्जांपल दे रहा हूं, लेस देन 20। इसको मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब है कि मैं एक्चुअल एलिमेंट्स लिखूंगा। तो 20 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 3 5 7 देन 11 देन 13 देन 17 देन 19। ये सारे ऐसे नंबर्स हैं, ये सारे ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो 20 से कम है। तो ये जो मैंने लिखा है रोस्टर फॉर्म में लिखा है, कोई एक मीनिंगफुल नेम दे दो। मान लीजिए मैंने इस सेट का नाम पी दे दिया है।
तो ये रोस्टर फॉर्म था। आगे चलते हैं। इसमें सेट को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, या इसका एक और नाम होता है रूल फॉर्म, एक और नाम होता है प्रॉपर्टी फॉर्म। पहले मैं डिफिनीशन की बात कर लेता हूं कि सेट बिल्डर में डिफिनीशन क्या होती है। बोला जाता है इन दिस मेथड सेट इज represented by a single common property that is possessed by all elements of that set only। क्या बोला मैंने? एक मैं एग्जांपल से समझाता हूं इसको और शायद बेहतर समझा पाऊं। मान लीजिए एक सेट ए दिया हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है 16 25 डॉट डॉट ऐसे लिखा हुआ है। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और कोई अगर बोलता है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है उसके बारे में बात करते हैं। अगर नोटिस कीजिए तो ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे लिखा जाता है, ए इक्वल का साइन लगाया, फिर यहां लिखा मैंने x कॉलन x इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी लिख दी मैंने जो इन सारे एलिमेंट्स में थी। इसको पढ़ते कैसे हैं? ये जो ओपनिंग करली ब्रेसेस है इसका मतलब आप ये समझिए कि ये लिखा है इज द सेट ऑफ ऑल। ये सिंबल किसका है? ये सिंबल है सच दैट का। अच्छा, सच दैट का एक सिंबल और भी होता है, सिर्फ एक सीधा एक ऐसे लगा दिया तो इसको भी सच दैट ही पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है कि a इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x क्या होगा? एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा। ध्यान रखिए यहां पे x वेरिएबल का नाम दिया है मैंने। मैं चाहूं तो दोनों जगह y से y रिप्लेस कर सकता हूं, यहां चाहूं तो मैं दोनों जगह z लिख सकता हूं। इसका मतलब है कि a में ऐसे x टाइप के एलिमेंट हैं सच दैट x क्या है? एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर। सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने के सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, मैं सेम सेट को एक और फॉर्म में भी लिख सकता हूं, ये भी सेट बिल्डर ही है। इस बार मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि A में वो सारे एलिमेंट x हैं सच दैट x की वैल्यू n स्क्वायर के इक्वल है जहां पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ये इस बार मैंने एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया। पहले मैंने क्या लिखा था? एक लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा था, फिर मैंने इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा है। आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी हो वैसे लिखिए, दोनों ही सही है। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी मुझे लिखना है मान लीजिए वो कंप्लीट लिखना है। ऐसा नहीं कर देना है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ जाए इसमें। मान लीजिए अगर कोई ये लिख देता है इसको a इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर n बिलोंग्स टू होल नंबर। अब अगर मैं इसको प्रोसेस करूंगा तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। पहला एलिमेंट आएगा 0 स्क्वायर, फिर आएगा 1 स्क्वायर, फिर आएगा 2 स्क्वायर, फिर आएगा 3 स्क्वायर, फिर आएगा 4 स्क्वायर, फिर आएगा 5 स्क्वायर। ऐसे एलिमेंट आने लगेंगे। ध्यान रखिएगा कोई एक एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्स्ट्रा आ जाए। अगर मुझे इसको लिखना था तो मैं होल नंबर नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि होल नंबर का स्क्वायर में तो 0 भी आ जाता है। तो बस ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर मैं इसको कन्वर्जन कर रहा हूं तो एग्जैक्ट ऐसी कंडीशंस लिखी जाए जो उन्हीं स्पेसिफिक एलिमेंट को ही डिफाइन करें। एक और बेहतर एग्जांपल देता हूं इसका मैं। मान लीजिए मेरे पास एक सेट ऐसे है, a इक्वल टू लिखा हुआ है 1 3 5 7 9। ये रोस्टर फॉर्म में 5 एलिमेंट लिखे हुए हैं। मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा और बहुत सारे तरीकों से लिखूंगा। सबकी मीनिंग एक होगी, आपको समझना है कि ये कैसे मैं लिख रहा हूं। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 1 से 9 के बीच में सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं?
तो एक तरीका तो यही हो गया, मैं इसको ऐसे लिखूं a इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 9। ये तो मैंने लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दिया। एक और तरीका है मेरे पास, मैं इसको ऐसे लिख दूं फॉर्मूले की फॉर्म में, x सच दैट x इक्वल टू क्या हो जाए 2n-1 हो जाए, जहां पे n बिलोंग करे नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 1 से, तो जब n की जगह 1 रखोगे तो पहला एलिमेंट क्या मिलेगा 1, फिर n की जगह 2 रखोगे क्या आएगा 3, n की जगह 3 रखोगे क्या आएगा यहाँ पे 5, फिर 4 रखोगे तो 7, फिर 5 रखोगे तो 9। लेकिन यहाँ पे मैं n पे भी मुझे एक रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, अदरवाइज तो इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाएंगे। मैंने n पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि इसकी वैल्यू आप 1 से स्टार्ट कीजिए और कहां तक जाइए 5 तक जाइए। आखिरी वैल्यू 5 रखनी है आपको। अगर आप आखिरी वैल्यू यहाँ पे 5 रखेंगे तो लास्ट एलिमेंट 9 मिल जाएगा और वहीं से पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, मैं लिखता x सच दैट x इक्वल टू 2n+1 और इस बार n को मैंने होल नंबर दे दिया, 0 से स्टार्ट कर लो और कहां तक चले जाओ 4 तक चले जाओ। यहां से भी अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, एक एक एलिमेंट इटरेट करूंगा, w की वैल्यू पहले मैं n की वैल्यू पहले मैं 0 डालूंगा, 0 पे 1 आएगा, फिर n की वैल्यू 1 डालूंगा ये 3 बनेगा, n की वैल्यू 2 डालूंगा तो ये 5 बनेगा, n की वैल्यू 3 डालूंगा तो ये 7 बनेगा, n की वैल्यू 4 डालूंगा तो ये 9 बनेगा। इस तरीके से जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो मुझे पूरा का पूरा सेम सेट मिल जाएगा। तो किसी भी एक पर्टिकुलर रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में जब कन्वर्ट किया जाता है तो बहुत सारे तरीके हैं। वाइसा वर्सा एक कॉमन रिजल्ट आएगा, अगर मैं इसका रोस्टर कन्वर्जन करूं तो सेम आएगा, इसका करूं तो भी यही आएगा, इसका करूं तो भी यही आएगा। सेट बिल्डर से अगर मैं रोस्टर कन्वर्जन करता हूं तो एक से ज्यादा रिजल्ट नहीं आ सकते हैं, लेकिन अगर रोस्टर से मैं सेट बिल्डर में लिखता हूं तो उसको लिखने के अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं। ठीक है, और भी मैं एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए कुछ ऐसे लिखा हुआ है a इक्वल टू 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। मान लीजिए 5 एलिमेंट लिखे हुए हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इन सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी है। क्या कॉमन प्रॉपर्टी है? डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से 1 ज्यादा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये n/n+1 टाइप के नंबर हैं? अगर ऊपर n है तो नीचे n+1 लिखा है, जहां पे n नेचुरल नंबर है और कहां से कहां तक जा रहा है 1 से लेके 5 तक। इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूं। मान लीजिए एक मेरे पास एग्जांपल है, एक सेट B दिया हुआ है, एलिमेंट है 14, 21, 28, 35 से लेके 98। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 7 के मल्टीपल है? लेकिन कंडीशन है 7 का मल्टीपल तो खुद 7 भी होता है, इसमें नहीं है। 7 का मल्टीपल 0 भी होता है, वो इसमें नहीं है। तो क्या लिखूंगा मैं? ये सारे के सारे 7n टाइप के नंबर हैं, लेकिन कंडीशन है कि n पहली चीज तो नेचुरल नंबर है और दूसरी चीज कहां से स्टार्ट हो रहा है 2 से, और कहां तक जा रहा है 14 तक जा रहा है, क्योंकि 14 जब n की वैल्यू रखूंगा तो लास्ट एलिमेंट 98 मिलेगा। तो ये समझना पड़ेगा कि ये मैं कैसे कर रहा हूं, क्या लिख रहा हूं। एक कॉमन फॉर्मूला, एक कॉमन प्रॉपर्टी के थ्रू किसी भी सेट को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, आगे चलेंगे इसमें और हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ सेट्स क्या होते हैं। सेट्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, उनमें से एक एक करके समझते हैं। पहला टाइप है एम्प्टी सेट, इसी का एक नाम होता है वाइड सेट, इसको कई जगह पे नल सेट भी लिखा जाएगा। नाम से पता चल रहा है कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। तो सेट विद नो एलिमेंट। एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एक सेट A दिया हुआ है, बोल रहा है x टाइप के एलिमेंट इसमें लिखने हैं सच दैट x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो 5 हो,
और x बिलोंग करे रेशनल नंबर को। क्या बोला जा रहा है कि A में x टाइप के एलिमेंट लिखो सच दैट x स्क्वायर की वैल्यू 5 होनी चाहिए और x किसको बिलोंग करे, रेशनल नंबर को। जब मैं इस कंडीशन को सॉल्व कर रहा हूं तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं प्लस माइनस √5 और दोनों ही वैल्यू रेशनल नहीं है। इसका मतलब है ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये कैसा सेट है, ये एक ब्लैंक, ये एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट में मैंने सिर्फ ब्रेसेस बनाए हैं, अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। या तो एम्प्टी सेट को ऐसे प्रेजेंट करो, अदरवाइज एक सिंबल होता है 5, एक 0 बनाओ और ऐसे क्रॉस कर दो, 5 पढ़ते हैं इसको, PHI ग्रीक सिंबल है। इस तरीके से भी एम्प्टी सेट को प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि दोनों ही एक साथ लिख दें कि 5 और ब्रेसेस भी लगा दें उसमें। ये एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट क्या है, या तो मैं सिर्फ ब्रेसेस लगा दूं या 5, ये इसका प्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद सेट्स का एक और टाइप है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम से पता चल रहा है सेट विद सिंगल एलिमेंट, वन एलिमेंट। अगर किसी सेट में एक सिंगल एलिमेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। मान लीजिए कोई एक सेट मैंने बनाया हुआ है A, कुछ ऐसे लिखा हुआ है x such that x स्क्वायर -2x या -3x प्लस 2 इक्वल टू 0 कुछ और इसमें लिखता हूं माइनस x स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करानी है मुझे। इसके जब मैं फैक्टर करूंगा मिडिल टर्म स्प्लिट से, तो इसका फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिट करके ये बनेगा, x की दो वैल्यू आएगी 1 और 2। लेकिन मुझे क्या पता करना है, मुझे ऐसी वैल्यू पता करनी है जो या तो 2 से छोटी हो, सॉरी या तो 2 से बड़ी हो या 2 के बराबर हो। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला सिर्फ एक ही एलिमेंट है 2। सॉल्यूशन 2 निकले हैं, लेकिन इनमें से ये जो 1 वाला सॉल्यूशन है वो इस कंडीशन पे फिट नहीं बैठ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो है ये कैसा सेट है, ये एक सिंगलटन सेट है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कहीं सिर्फ ये लिख के छोड़ दिया है किसी ने, तो इस सेट में भी कितने एलिमेंट है, इस सेट में एक सिंगल एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, ये भी एक सिंगलटन सेट है। मान लीजिए 5 को किसी ने ब्रेसेस के अंदर लगा के छोड़ दिया है, तो ये भी कैसा सेट है, ये सिंगलटन सेट है, इसमें एक सिंगल एलिमेंट है। कई बार ऐसे भी लिखा होता है कि सेट के अंदर एक और सेट लिखा हुआ है, ये भी कैसा सेट है, ये एक सिंगलटन सेट है, क्योंकि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो एक एलिमेंट है और वो खुद क्या है, वो खुद सेट है। ऐसा हो सकता है। मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा है, क्या ये सिंगलटन सेट है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये खुद सेट है और एक एलिमेंट ये बी है। तो सिंगलटन सेट होपफुली समझ में आ रहा होगा, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो। उसके बाद फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की बात कर लेते हैं। नाम से पता चल रहा है कि फाइनाइट सेट का मतलब क्या है, सेट विद फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट सेट का क्या मतलब है, सेट विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब अगर किसी सेट के एलिमेंट काउंटेबल है, मैं उनको अगर काउंट कर सकता हूं तो फाइनाइट सेट है, और अगर काउंट नहीं कर सकता हूं तो कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, पहचानना है कि ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है। कुछ एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कुछ ऐसे लिखा हुआ है, पहला एग्जांपल, x such that x belongs to n and x minus 1 x minus 2 equal to 0। ये पहला एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं, x such that x belongs to n and x square equal to 4। तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं, x such that x belongs to n
एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक चौथा एग्जांपल ले रहा हूं, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज प्राइम। एक पांचवा एग्जांपल ले रहा हूं, x such that x belongs to n and x is odd। तो इनमें से अगर मैं पहले सेट को सॉल्व करूं, ये सारे के सारे किस फॉर्मेट में हैं? ये सारे के सारे सेट बिल्डर में हैं। समझने के लिए मैं इनको रोस्टर में कन्वर्ट कर रहा हूं। क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां से x के दो सॉल्यूशन आएंगे 1 2 और दोनों ही नेचुरल नंबर है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल है, बिल्कुल है। तो ये कैसा सेट है? ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके एलिमेंट में काउंट कर सकता हूं। यहां पे x की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 2, लेकिन नेचुरल नंबर तो सिर्फ 2 ही है उसमें से। ये भी कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। यहां पे x की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी हाफ, और वो भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, 5 है। और 5 भी कैसा सेट होता है? फाइनाइट सेट, क्योंकि 5 के एलिमेंट मैं काउंट कर सकता हूं। कितने एलिमेंट होते हैं 5 में? 0। प्राइम 2 3 5 7 डॉट डॉट, ये कैसा सेट है? ये इनफाइनाइट सेट है। ऑड का सेट, ऑड नेचुरल नंबर का सेट भी कैसा है? एक इनफाइनाइट सेट है। इसके भी एलिमेंट काउंट करना पॉसिबल नहीं है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट का कंसेप्ट शायद क्लियर हो गया होगा सबको। फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं काउंट कर सकता हूं। इनफाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। एक और चीज इनमें डिफाइन होती है जिसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। सबसे पहले डिफिनीशन से क्लियर है कि कार्डिनल नंबर सिर्फ और सिर्फ किनका होता है? फाइनाइट सेट का ही होता है। इनफाइनाइट सेट में कार्डिनल नंबर होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्डिनल नंबर होता क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट। किसी सेट में, किसी फाइनाइट सेट में कितने एलिमेंट हैं वो उसका कार्डिनल नंबर है। मान लीजिए एक सेट कुछ ऐसे दिया हुआ है, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। तो इस ए का कार्डिनल नंबर ऐसे लिखा जाएगा n, और पैरेंथेसिस में a लिखेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a कितने हैं? 3। इस 3 को क्या बोलेंगे? इस सेट a का कार्डिनल नंबर। इनफाइनाइट सेट में हम एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनफाइनाइट सेट के कॉन्टेक्स्ट में कार्डिनल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसके बाद एक और कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट का। दोनों को बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैं सबसेट की बात करूंगा कि सबसेट क्या होता है। डेफिनेशन से जाता हूं। बोला जाता है set A is called subset of set B if every element of set A is in set B। क्या बोला जा रहा है? सेट A को सेट B का सबसेट बोलते हैं अगर सेट A के सारे एलिमेंट किस में हो? सेट B में हो। एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए एक सेट A है जिसमें एलिमेंट है 2 3 4। एक सेट B है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि A के सारे एलिमेंट B में हैं? बिल्कुल। तो मैं इसको लिखूंगा A इज सबसेट ऑफ B। ये सबसेट का सिंबल होता है।
सबसेट के सिंबल में नीचे इक्वलिटी लगी होती है। इस इक्वलिटी की क्या मीनिंग है वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आगे। मान लीजिए कोई एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें 3 एलिमेंट 1 2 3 है, एक सेट बी दिया हुआ है जिसमें 3 एलिमेंट है 3 2 1। क्या मैं बोल सकता हूं इस बार कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं? बिल्कुल। क्या इस बार मैं ये भी बोल सकता हूं कि बी के सारे एलिमेंट ए में हैं? बिल्कुल। मतलब ए बी का सबसेट है और साथ में यहां पे क्या है, बी बी किसका सबसेट है? ए का सबसेट है। इक्वलिटी समझ में आई कि ए और बी अगर दिख रहे होंगे तो क्या है, दोनों सेम सेट हैं, फिर भी क्या है, एक दूसरे के सबसेट है। यहां पे 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट है फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्यों? क्योंकि फाई में तो कुछ होता ही नहीं है, तो मुझे एलिमेंट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई फाई हर एक सेट का सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि फाई के सारे एलिमेंट ए में होंगे। क्यों? क्योंकि फाई में तो कुछ है ही नहीं। और दूसरा एक एग्जांपल है एवरी सेट इज, दूसरा एक पॉइंट है जिसको याद रखना है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब हर एक सेट खुद का भी सबसेट होता है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट ए में अवेलेबल होंगे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखने हैं यहां पे। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है कि फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट। मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3। बोला जा रहा है एक सेट दिया है ए 1 2 3, इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे और वो सारे सबसेट भी लिखने हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट का एक फॉर्मूला होता है जो सबको याद रखना होता है। फॉर्मूला क्या होता है, 2 टू द पावर na। क्या होता है, याद है, कार्डिनल नंबर। तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 3, क्योंकि सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना है 3, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है। तो कितने सबसेट होंगे, 8 सबसेट होंगे टोटल। मतलब इस ए सेट के सबसेट्स कौन कौन से होंगे। अगर कोई बोलता है कि सबसेट लिख के दिखाओ तो हम सीक्वेंशियली लिखेंगे। सबसे पहला सबसेट कौन सा लिखा जाएगा, 5। सीक्वेंशियली नहीं लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छी प्रैक्टिस है, सीक्वेंशियली लिखो। उसके बाद एक एक एलिमेंट के सेट बनाऊंगा, 1 2 3। ये 3 मैंने सबसेट बना लिए। अगर आप देखिए तो ये वाला सेट क्या इसका सबसेट है, बिल्कुल, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसके भी सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसके भी सारे एलिमेंट इसमें हैं। अब मैं दो दो एलिमेंट के सेट बनाऊंगा, 1 2। ध्यान रखिएगा, अगर 1 2 बना लिया है तो 2 1 मत बनाइएगा, क्योंकि 1 2 और 2 1 सेम सेट होंगे। 2 3 1 3। ये मैंने दो दो एलिमेंट के बना लिए। और एक फाइनल बनेगा सेट इटसेल्फ, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हर एक सेट अपना खुद का भी सबसेट होता है। तो अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल कितने सबसेट आ गए, 8। एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए जिसमें 4 एलिमेंट है ए बी सी डी, और इसका मुझे सबसेट लिखना है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 टू द पावर 4, कितना आएगा 16। सीक्वेंशियली लिखूंगा, पहला 5 लिखा मैंने, फिर एक सिंगल एलिमेंट के कितने सबसेट है, 4। फिर मैंने डबल एलिमेंट के सबसेट बनाने शुरू किए, ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी। ये दो दो एलिमेंट के जितने भी पॉसिबल सबसेट थे वो लिख दिए। फिर 3 3 के बनाए मैंने, ए बी सी ए बी डी ए सी डी बी सी डी। फिर मैंने 4 4 के बनाने शुरू किए, ए बी सी डी। तो ये टोटल अगर काउंट करेंगे तो ये टोटल 16 सबसेट बना। ध्यान रहेगा। अगर मान लीजिए एक सेट दिया हुआ है 5 और तुमसे पूछा जाता है कि इसके कितने सबसेट होंगे, तो 5 में कितने एलिमेंट होते हैं, 0। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 0 मतलब 1। और वो सबसेट कौन सा होगा, या तो नल सेट लिख लो या सेट इटसेल्फ लिख लो, एक ही बात है, यही उसका एक सबसेट होगा। मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूं आपको।
मान लीजिए कोई एक सेट ए है जो ऐसे लिखा हुआ है, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा? 2 की पावर 1 मतलब 2। कौन कौन से? पहला होगा नल और दूसरा होगा सेट इटसेल्फ या 1 1 का जो बनाएंगे। ध्यान रखिएगा दोनों डिफरेंट हैं, इनमें से ये वाला एम्प्टी सेट है और ये वाला एक ऐसा सेट है जिसका फाई एक एलिमेंट है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है। कुछ मैंने बेसिक एग्जांपल सबसेट के दे दिए हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब मैं इसी को चेंज करके ये बताऊंगा कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। थोड़ा सा बस डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए उसको बहुत ध्यान से समझना है। इसी में चेंज कर रहा हूं मैं। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या है उसको समझते हैं। बोला जाता है सेट A is called proper subset of B if every element of set A is in set B but एक और कंडीशन है A not equal to B, मतलब A B के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे ये है, इस केस में A B का सबसेट भी है और A B का क्या है? प्रॉपर सबसेट भी है। प्रॉपर सबसेट का सिंबल ये होता है, नीचे इक्वलिटी नहीं लगती है। सबसेट में नीचे इक्वलिटी लगती है, प्रॉपर सबसेट में नीचे इक्वलिटी नहीं लगती है। इसमें अगर आप देखें तो A के सारे एलिमेंट B में हैं जो कि सबसेट की कंडीशन है, और साथ में अगर प्रॉपर सबसेट की कंडीशन देखें तो A के सारे एलिमेंट B में भी हैं और A B के इक्वल भी नहीं है। यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे क्या है? A B का सबसेट है बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम है कि A B का प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि A के सारे एलिमेंट तो B में है, ठीक है, लेकिन A और B इक्वल भी हो रहे हैं। A और B इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। कुछ और कंडीशन बताता हूं। फाई इज, इसके बारे में बात करते हैं, इंटरेस्टिंग है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ A इक्वल टू 1 2 3, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 to the power Na-1। हमेशा प्रॉपर सबसेट सबसेट से एक कम होगा। क्यों एक कम होगा? क्यों एक कम होगा? सेट इटसेल्फ हट जाएगा, मतलब ये नहीं हो सकता। 1 2 3 खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, सबसेट तो चलेगा, तो क्या आएगा? 7 आएगा। इस केस में कितना आएगा? इस केस में अगर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट देखा जाए तो 2 की पावर 4 माइनस 1 मतलब 16 माइनस 1 15 आएगा। कौन सा हट जाएगा? ये ABCD इटसेल्फ, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। इस केस में अगर देखा जाए तो 2 की पावर 0 माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1 मतलब 0, तो प्रॉपर सबसेट कोई होगा ही नहीं, ठीक है, 5 भी नहीं होगा, कुछ नहीं, छोड़ दोगे, प्रॉपर सबसेट होगा ही नहीं इस केस में। इस केस में देखा जाए तो 2 की पावर 1 माइनस 1 कितना आएगा? 1, तो एक सबसेट होगा वो खुद 5 होगा, सेट इटसेल्फ हट जाएगा। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस सिर्फ इक्वलिटी का है। सबसेट में इक्वलिटी चलती है, प्रॉपर सबसेट में इक्वलिटी नहीं चलेगी। अगर दो सेट इक्वल है तो प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। वो प्रॉपर सबसेट के फॉर्मूले में एक -1 होता है, सबसेट के फॉर्मूले में -1 नहीं होता है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये पूरा दोबारा से समझ लीजिए अच्छी तरीके से, प्रॉपर सबसेट का क्या हिसाब किताब है। मैंने उसी में चेंजेस किए हैं, किसी को कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। प्रॉपर कर देता हूँ, उसके प्रॉपर सबसेट्स लिखे हुए हैं, ये भी प्रॉपर सबसेट्स हैं, ये भी प्रॉपर सबसेट्स हैं। तो ये कंसेप्ट है प्रॉपर सबसेट का। प्रॉपर सबसेट में एक और चीज होती है, अगर मैं कभी लिख रहा हूं A प्रॉपर सबसेट B, तो अगर A इज प्रॉपर सबसेट B है तो B क्या होता है? B इज सुपर सेट ऑफ A। एक सुपर सेट का कंसेप्ट B होता है। सुपर का मतलब क्या है? बड़ा। तो जो बड़ा वाला सेट है उसको क्या बोलते हैं? ये A का क्या है? सुपर सेट है। A B का क्या है? प्रॉपर। सुपर और प्रॉपर तभी यूज होते हैं, सबसेट में सुपर का यूज नहीं होता है। अगर A B का सबसेट है तो हम नहीं बोलते हैं कि B A का सुपर है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इक्वल हो। हमेशा सुपर का कंसेप्ट कब आता है? जब प्रॉपर सबसेट की बात होती है। अगर A B का प्रॉपर सबसेट है तो हम फॉर श्योर बोल सकते हैं कि B A से क्या है? सुपर है। इस चीज को ध्यान रखना है। आगे चलेंगे इसमें।
और एक छोटी सी बात और समझेंगे, इक्वल सेट्स क्या होते हैं? नाम से पता चल रहा है जो दोनों सेट्स आइडेंटिकल हो वो इक्वल होंगे, लेकिन बाय डिफिनेशन बोला जाता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ set A is in set B and every element of set B is in set A। मतलब A के सारे एलिमेंट B में हो और B के सारे एलिमेंट A में हो, मतलब A B का सबसेट हो और B A का सबसेट हो, तो ऐसी कंडीशन में A इक्वल टू B होता है। A और B दोनों कैसे हैं? इक्वल सेट होते हैं। जैसे एक है 1 2 3 और एक है 3 2 1, ये दोनों कैसे सेट हैं? ये दोनों इक्वल सेट है, क्योंकि इनके एलिमेंट क्या है? सेम है। सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले बताया था कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? इमैटेरियल होता है। एक एग्जांपल देता हूँ इक्वल सेट्स का। मैं कुछ सेट्स लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि ये इनमें से कौन सा इक्वल सेट का पेयर होगा। एक सेट A दिया हुआ है, एक सिंगल एलिमेंट 0 है इसमें। एक सेट B दिया हुआ है, लिखा हुआ है x such that x is more than 15 and x less than 5। सेट C दिया हुआ है x such that x minus 5 equal to 0। सेट D दिया हुआ है x such that x square equal to 25। सेट E given है x such that x is positive integral root of equation x square minus 2x minus 15 equal to 0। बोल रहा है कि 5 सेट दिए हैं, इनमें से कौन सा इक्वल है, क्या है बताना है। पहला, अच्छा दूसरे सेट से बात करते हैं। सबको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, समझने में आसानी होगी। दूसरे में क्या है? x 15 से बड़ा हो और 5 से कम हो, ऐसा कोई सेट हो ही नहीं सकता। क्या कभी x ऐसा हो सकता है कि कोई नंबर 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो? पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस 5 आएगा, एक 5 और एक माइनस 5। यहाँ पे अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो x माइनस 5 x प्लस 3 इक्वल टू 0 आएगा। x की वैल्यू 5 और माइनस 3 आएगी, लेकिन मुझे सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल रूट लेना है, तो इसमें क्या आएगा? 5। तो मुझे बताइए कौन कौन से सेट इक्वल है? C और E। ये दोनों सेट ऐसे हैं जो कैसे हैं? इक्वल सेट हैं, क्योंकि इसके एलिमेंट्स क्या हैं? सेम। इक्वल सेट का कंसेप्ट होपफुली क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे एक और चीज है, एक होता है इक्वल सेट और एक होता है इक्विवेलेंट सेट। दोनों अलग अलग चीजें हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? अ सेट A इज कॉल्ड, या ऐसे लिखते हैं, टू सेट्स आर इक्विवेलेंट if they have same number of elements। सेम एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे एक सेट A है जिसमें 1 2 पड़ा हुआ है, एक सेट B है जिसमें A B पड़ा हुआ है, दोनों में दो दो एलिमेंट हैं, इसलिए A इज इक्विवेलेंट टू B। ये इक्विवेलेंट सेट का सिंबल होता है। क्या मैं बोल सकता हूं कि हर एक इक्वल सेट इक्विवेलेंट होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन हर एक इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होता है। अगली चीज है यूनिवर्सल सेट। कुछ स्पेसिफिक डिफिनीशन नहीं होती यूनिवर्सल सेट की। ऐसे बोलते हैं, अ सेट विच इज, या अ सेट विच कंटेन्स all sets is universal set। all sets के बाद एक और चीज बोलते हैं अंडर कंसिडरेशन। मतलब एक पर्टिकुलर सिनेरियो में जितने भी सेट हो
उसको कंटेन करने वाला सेट क्या होगा? यूनिवर्सल होगा। मैं एक बात बताता हूँ, मान लीजिए मेरे पास 3 सेट दिए हुए हैं। एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2, एक सेट है बी 1 2 3 7, एक है सेट सी 1 2 3 5। अगर बोला जाए कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जिसमें तीनों सेट प्रेजेंट है, यूनिवर्सल सेट क्या होगा? तो सबसे छोटा यूनिवर्सल सेट क्या होगा? 1 2 3 से लेके 7 तक के सारे नंबर्स। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर कंडीशन में प्रेजेंट सारे सेट को कंटेन करे। ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्सल सेट किसका हो जाए? इंटीजर का हो जाए। ऐसा भी हो सकता है यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर हो जाए। ऐसा भी हो सकता है यूनिवर्सल सेट होल नंबर हो जाए। लेकिन कम से कम इतना जरूर होगा। जैसे मान लीजिए एक सेट मेरे पास दिया है सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक सेट दिया है मेरे पास सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक दिया है स्केलिन ट्रायंगल। तो अगर पूछा जाए कि इस कंडीशन में यूनिवर्सल सेट क्या है, तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। यूनिवर्सल सेट वो सेट है जो उस पर्टिकुलर कंडीशन पे सारे सेट्स को क्या करे? कंटेन करे। उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। अगली चीज है इसमें, एक सेट का आखिरी टाइप है और इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इज द a set of all subsets and presented by, किससे प्रेजेंट करते हैं? PA से। क्या मतलब है? मान लीजिए एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है 1 2, और कोई तुमसे पूछ रहा है कि PA लिखो, मतलब पावर सेट ऑफ A लिखो। तो सबसे पहले मैं इसके सबसेट लिखूंगा। सबसेट कितने होते हैं इसके? 2 स्क्वायर, 2 की पावर 2 मतलब 4। कौन कौन से? एक 5 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 2 2 का कॉम्बिनेशन मतलब सेट इटसेल्फ होगा। और अगर इन चारों को एक सेट में फिर से क्लोज कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? ये ए का पावर सेट हो गया, मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट। क्या मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितना है? 2 की पावर n। जितने सबसेट है उतने ही पावर सेट में एलिमेंट होंगे हमेशा। यहां पे एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन आता है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है अलग अलग तरीके के एग्जाम्स में। वो क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे बोला जाता है कि इफ a इक्वल टू 5 फाइंड पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ a। ये बताना है मुझे, ठीक है? अब बहुत ध्यान से समझिएगा, स्टेप वाइज चलेंगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले मेरे पास एक सेट था a जो कि 5 था। 5 में कितने एलिमेंट होते हैं? 0। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 0 मतलब 1, और वो क्या होगा? सेट इटसेल्फ। और अगर मैंने इसको ब्रेसेस में रख दिया तो ये क्या बन जाएगा? पावर सेट। ये पावर सेट ऑफ ए है। किसी को डाउट तो नहीं है इस पे? ये a इक्वल टू 5 था, ये एक नल सेट है, इसके एक सबसेट बनेगा, वो सबसेट लिखा और उसको ब्रेसेस में डाल दिया तो पावर सेट आ गया। अब मुझे इसका पावर सेट निकालना है, तो हम इसके सबसेट लिखेंगे। नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं? एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 मतलब 2 सबसेट होंगे। कौन कौन से? एक 5 होगा और एक सेट इटसेल्फ होगा। इसको ब्रेसेस में रख दूंगा तो इसका पावर सेट आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा? अब इसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 2 मतलब 4। अब यहां पे मेन कंफ्यूजन होता है कि काफी सारे लोग ब्रेसेस में और 5 में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं क्या करता हूं, फॉर द टाइम बीइंग ये जो पूरा है इसको तुम एक सेट एज्यूम कर लो, अलग से एक एलिमेंट एज्यूम कर लो a। तो मुझे बताओ इसके जो 4 तुम सबसेट बनाओगे कौन कौन से बनाओगे? एक तो 5 इटसेल्फ होगा, जब सिंगल सिंगल एलिमेंट वाले होंगे तो एक ये होगा, एक a वाला होगा और एक 5a वाला होगा ऐसा। अब तुमने a जिसको एज्यूम किया था उसको रिप्लेस कर दो। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा P ऑफ A। इसको जब हम ब्रेसेस में रख देंगे तब। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना है। सबसेट लिखने का तरीका पता होना चाहिए। पहले सबसेट लिखा जाएगा, उसके बाद उन सारे सबसेट को अगर मैं ब्रेसेस में रख दूंगा तो क्या बन जाएगा? पावर सेट। तो ये जो लिखा हुआ है ये पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ A है। 3 बार पावर सेट लिया गया इसका।
ठीक है, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। a इक्वल टू एक फाई सेट दिया गया था, मुझे इसका पावर सेट ऑफ a निकालना था। a इक्वल टू फाई है, इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 0 मतलब 1, वो सबसेट लिखा, उसको ब्रेसेस में डाल दिया। अब फिर से इसका पावर सेट निकालना है, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2, वो होगा 5 और सेट इटसेल्फ, इसको फिर से ब्रेसेस में डाल दिया, तो ये पावर सेट ऑफ a बन गया। इसमें 2 एलिमेंट है, सबसेट लिखे 4 और इसको ब्रेसेस में डाल दिया, तो पावर सेट ऑफ a बन गया। इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, कई बार लोग ब्रेसेस और फाई में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने एक तरीका बताया कि इस पूरी क्वांटिटी को, पूरी एंटिटी को एक a एज्यूम कर लो, a वेरिएबल, और पहले a में लिख लो और उसके बाद a की जगह इसको रिप्लेस कर देना, तो यही आंसर मिलेगा। अगर एक भी ज्यादा कम ब्रेसेस इधर उधर लग गए तो गलत हो जाएगा ये आंसर। ब्रेसेस कहाँ लगा है, फाई कहाँ लिखा है, इन सब का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। तो ये पूरा कंसेप्ट था, ये टाइप ऑफ सेट्स मैंने बताए हैं जिनको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। थैंक यू।